एक नए चैप्टर आज हम लोग एक नए चैप्टर जिसका नाम है तरंगाग्र तथा हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी टॉपिक हैं सभी किसी न किसी वर्ष अवश्य पूछे जाते हैं। इसमें पहला आपका है तरंगाग्र तथा हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, वेव फ्रंट एंड थ्योरी ऑफ हाइगेन्स। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे टॉपिक में पहले आपका है तरंगाग्र होता है। हम लोग देखेंगे तरंगाग्र क्या होता है, वेव फ्रंट जिसको कहते हैं तरंगाग्र। देखा गया इसमें है कि हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तरंगों के बारे में। जब किसी भी माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं, तो माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें माध्यम के सभी कण समान कला में हों, उस पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहते हैं। फिर से सुनिएगा, एक आ गया जब तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें माध्यम के सभी कण समान कला में हों, उस पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। डेफिनेशन देखेंगे, जब किसी माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं तो उस माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते हों तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। जब किसी माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं तो उस माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए इस प्रकार से तरंगे आपकी संचरित हो रही हैं, और इसके माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ यहाँ पर खींच दिया गया हो। इस प्रकार से कोई पृष्ठ आप पर खींचा गया हो।
इस प्रकार से पृष्ठ मान लीजिए कोई खींचा गया हो और इस प्रकार से कोई आपका मान लीजिए तरंगे संचरित हो रही हैं, इसके माध्यम में से कोई पृष्ठ खींच दिया गया। अब इसमें माध्यम के जितने भी कण होंगे वो सभी समान कला में कंपन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। समान कला का मतलब होगा जो सबके बीच फेज, जिसको हम लोग कहते हैं कला फेज। फेज का मतलब है कितने अंश के कोण पर, कितने एंगल पर, किस डायरेक्शन में संचरित हुई है, अर्थात एक ही तरफ जा रहे हैं, सबके बीच जो फेज होगा, कोण होगा, वो क्या होगा, समान होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। इस प्रकार से अगर कोई तरंगाग्र खींचा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं समतल तरंगाग्र। क्या कहेंगे, समतल तरंगाग्र। वैसे मुख्य रूप से जो तरंगाग्र आपका होता है वो यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। पहला जैसे हमने लिखा समतल तरंगाग्र, दूसरा आपका है गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, और तीसरा आपका है बेलनाकार जो आपका यहाँ पर देखा गया है। जो तरंगाग्र है वो आपका 3 प्रकार का होता है, समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। ये तरंगाग्र आपके 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको मुख्य रूप से जानना समतल तरंगाग्र और गोलीय तरंगाग्र के बारे में। इस प्रकार से अगर कोई पृष्ठ आपका खींचा जाता है, इसमें दिखाए गए कोई आपकी तरंगें संचरित हो रही हैं, उसके पृष्ठ उसमें उसके माध्यम में एक ऐसे पृष्ठ के जिसमें वो क्या हो, एक उस पृष्ठ के समांतर अगर इस प्रकार से दिखाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल तरंगाग्र कहेंगे। दूसरा आपका आता है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र का मतलब यह है यदि कहीं से मान लीजिए किसी एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा और फैलता हुआ जा रहा, क्या हो, प्रकाश जो है किसी बिंदु से निकलता है, किस प्रकाश स्रोत से निकलता है, एक तरफ फैलता हुआ जा रहा हो, और जब फैलता हुआ जा रहा हो तब वहाँ पर आपका क्या होता है, गोलीय तरंगाग्र होता है। लेकिन जो गोलीय तरंगाग्र होता है, जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाती हैं आगे गोलीय तरंगाग्र जो है समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। इसमें समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका पहला हो गया समतल तरंगाग्र। दूसरा हम लोग देखेंगे गोलीय तरंगाग्र के बारे में। यहाँ प्रमुख रूप से आपको डिफिनीशन ही पूछी जाती है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका है गोलीय तरंगाग्र। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, ये आपका स्रोत है, यहाँ से इस प्रकार से प्रकाश की किरणें निकल रही, तरंगे चल रही। अब यहाँ पर जो आपका तरंगाग्र खींचा जाएगा वो कैसा तरंगाग्र होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा। इसको हम लोग देखेंगे।
इस प्रकार से। ये आपका कैसा तरंगाग्र होगा? गोलीय। गोलीय तरंगाग्र। कहने का मतलब है इसमें एक प्रकाश स्रोत है, जहाँ इसके जिस साइड में आपकी तरंगे बढ़ रही हैं उस वहाँ पर अगर एक हम लोग पृष्ठ इस प्रकार से खींचते हैं, पृष्ठ इस प्रकार से खींचते हैं, इसमें माध्यम के जितने भी कण होंगे वो सभी किस कला में होंगे? समान कला में होंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। यह गोलीय तरंगाग्र जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, गोलीय तरंगाग्र जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है यह समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। देखेंगे हम लोग कैसे परिवर्तित हो रहा है। थोड़ा सा और इसको अब इसका जो शेप है वृत्ताकार से धीरे धीरे इस प्रकार से, लास्ट में कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, कुछ लास्ट में आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से जब बनेगा तो आपका तरंगाग्र किसमें परिवर्तित हो जाएगा? समतल तरंगाग्र में। कहने का मतलब होता है कि जो गोलीय तरंगाग्र होता है समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। चलिए ठीक, तो हो गया आपका दूसरा गोलीय तरंगाग्र। एक था आपका समतल तरंगाग्र और दूसरा है आपका गोलीय तरंगाग्र। तरंगाग्र एक डिफिनीशन बहुत सी पूछी, कई बार पूछी हुई है। तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र जब किसी माध्यम में तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें माध्यम के सभी कण समान कला में संचरित होते हैं, उसको हम लोग कहेंगे, उस पृष्ठ को हम लोग कहेंगे तरंगाग्र। तरंगाग्र आपका दो प्रकार का है। यहाँ पर एक आपका है समतल तरंगाग्र और दूसरा आपका गोलीय तरंगाग्र। होता तीन आपका है, जिसको हम लोग कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, लेकिन उसका इसका है दो ही हमको जानना है। गोलीय तरंगाग्र भी जान लेते हैं किस प्रकार से आपका पृष्ठ होगा। कुछ इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा इस प्रकार से कुछ इस प्रकार का कुछ पृष्ठ बनता है आपका। और जो किस प्रकार से बनता है, इसमें जितने भी तरंगे संचित होंगे वो किस कला में होंगी? समान कला में होंगी। इसको हम कहते हैं बेलनाकार। इसके बाद आपका टॉपिक है हाइगेन्स हाइगेन्स तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स तरंग सिद्धांत ये काफी इंपॉर्टेंट है। सन 1678 सन 1678 ईस्वी में एक डच साइंटिस्ट थे। सन 1678 ईस्वी में एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगेन्स। इन्होंने तरंग सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने तरंग सिद्धांत के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है वह आपका तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है वह आपका तरंगों के रूप में चलता है। क्या बताया गया पहले? प्रकाश जो होता है वह किस रूप में? तरंग के रूप में संचरित होता है। संचरित होता है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है। तरंग के रूप में संचरित होता है, ये पहला बताया गया। दूसरा इन्होंने बताया कि एक ऐसा इन्होंने माध्यम लिया, इन्होंने एक ऐसा माध्यम लिया, सर्वव्यापी माध्यम, जिसको यहाँ पर लिए कहा गया ईथर। सर्वव्यापी माध्यम इधर लिया गया और उसमें देखा गया जो तरंगे आपकी संचरित होती हैं, जो तरंगे संचरित होती हैं, अर्थात वहाँ पर क्या किसका कार्य कर रहा था? माध्यम का कार्य कर रहा था। वहाँ पर जो तरंगे आपके संचरित होती हैं वो तरंगे
जैसे देखा गया कि निर्वात, वो निर्वात की तरह कार्य करता है। उसमें जो इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात उस माध्यम में उसकी जो चाल होती है सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात इसकी जो चाल होगी वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहीं कि सर्वव्यापी माध्यम क्या लिया गया था आपका, ईथर लिया गया। सर्वव्यापी माध्यम, सर्वव्यापी माध्यम ईथर का प्रयोग किया गया था। इन्होंने किसका प्रयोग किया गया, सर्वव्यापी माध्यम ईथर का प्रयोग किया गया। और उन्होंने बताया कि इसमें जो इसकी चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और इन्होंने बताया कि जैसे अलग अलग, जैसे हम लोग जानते हैं स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, उसमें जो प्रकाश की तरंगें होती हैं, श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। अलग अलग तरंग, अलग अलग कलर की जो तरंगें होती हैं उनका अलग अलग वेग होता है, वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य होती हैं। जो प्रकाश की अलग अलग रंग के लिए अलग अलग रंग के लिए उनकी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। अर्थात जब अलग अलग रंग होंगे तो उनकी अलग अलग तरंग दैर्ध्य भी होती है। जब उनकी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होगी तो उनकी अलग अलग चाल भी होगी। इसीलिए देखते हो स्कैटरिंग में आप लोग देखिए, प्रकीर्णन में तो लाल रंग की चाल अधिक होती है, बैंगनी रंग की चाल कम होती है। तो अलग अलग रंग के लिए अलग अलग उनकी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, जिसके कारण उनकी अलग अलग चाल भी होगी। फिर उन्होंने, ये तो आपके था तरंग के सिद्धांत में, इसने कब लिया गया, 1678 इसमें किसके द्वारा, हाइगेंस के द्वारा लिया गया था। अर्थात तरंगों के बारे में बताए थे। सर्वव्यापी माध्यम को लिया गया। सर्वव्यापी माध्यम किसको लिया गया, ईथर को लिया गया। ईथर में देखा गया कि जब प्रकाश की तरंगें संचरित होती हैं, अर्थात ये आपका कैसा माध्यम था, एक प्रकार से निर्वात की तरह। इसमें इसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और यहाँ पर अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग रंग के लिए इनकी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। अर्थात जब अलग अलग तरंग दैर्ध्य होगी तो उनकी अलग अलग क्या होगी, चालें होंगी। किसी की चाल कम होगी, किसी की चाल ज़्यादा होगी। हम लोग इसे देखे थे प्रकीर्णन में, देखे थे तो वहाँ पर लाल रंग के प्रकाश की चाल अधिक होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल कम होती है। इसके बाद ये तो था इनका तरंग सिद्धांत। फिर उसके बाद आया हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ध्यान दीजिए, सेकंड आपका है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या था? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं ने के सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि जो तरंगे होती हैं जब किसी भी कण से जाकर टकराती हैं, जब किसी कण से जाकर के टकराती हैं, टकराने के बाद फिर वहाँ से आगे संचरित होती हैं, तो वह जो स्रोत जिसे जाकर के टकराए एक नए स्रोत का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की कोई तरंग है, जहाँ से चली, यहाँ पर कोई कण इससे जाकर के टकराई, टकराने के बाद फिर मान लीजिए इस प्रकार संचरित हुई किसी भी दिशा में। अब यह जो जिस कण से आकर के टकराती है एक नए स्रोत का कार्य करेगा। तो यहाँ से जो तरंगे संचरित हो रही हैं इनको हम लोग कैसी तरंग कहेंगे, द्वितीयक तरंगे कहते हैं। द्वितीयक तरंगे कहते हैं। आगे फिर जाकर के टकराए, मान लीजिए दूसरे वाले पार्टिकल से, कण से जाकर टकराए, फिर यहाँ से इस प्रकार से, फिर यह किसका कार्य करेगा, एक नए स्रोत का कार्य करेगा। फिर यहाँ से जो तरंगे निकलेंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग, द्वितीयक तरंगे कहते हैं। इस प्रकार से हाइगेंस ने बताया कि जब
जब तरंगे जो है किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो जब किसी कण से टकराती हैं, टकराने के बाद फिर संचरित होती हैं, जिस कण से टकराएंगी वह एक नए स्रोत का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि पहले इसको क्या करता है, अवशोषित करता है, फिर क्या करता है, उत्सर्जित करता है। या एक प्रकार से नए स्रोत का कार्य है। जो तरंगे यहाँ से संचरित होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। इसमें इन्होंने मुख्य रूप से द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत में 3 इन्होंने सिद्धांत और दिए थे। इसमें बताया गया कि पहला तो यही था, जब प्रकाश की तरंगें किसी भी माध्यम में संचरित होती हैं तो जिस कण से टकराती हैं, टकराने के बाद जब पुनः वहाँ से संचरित होती हैं तो वह जिससे टकराएगी वह एक नए स्रोत का कार्य करेगा। जो तरंगे निकलेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय तरंगिकाएं कहेंगे। पहला तो सिद्धांत था। दूसरा ये था कि जैसे जब ये जिस माध्यम में संचरित हो रही हैं उस माध्यम में कोई एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें माध्यम के सभी कण समान कला में संचरित हों। माध्यम के सभी कण समान कला में संचरित होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तरंगाग्र। अर्थात सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे, तरंगाग्र की परिभाषा। तरंगाग्र की परिभाषा। तीसरा क्या है, तीसरे में ये था जैसे जब तरंगे संचरित होती हैं, जब किसी माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं तो वो तरंगे जब संचरित होती हैं तो उसमें अगर हम लोग कोई पृष्ठ खींचते हैं तो उसको हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। इस प्रकार से और भी आगे अगर हम लोग तरंगाग्र बनाना चाहें, जैसे समतल में हम लोग देखे थे तो कई प्रकार से इस प्रकार से बनाए गए थे। इस प्रकार से हम लोगों ने कई बनाया और देखा गया कि इसमें जो तरंगे संचरित होती हैं तो आप इसमें देखेंगे, इसमें अलग अलग आप देखेंगे, सब में उनके कणों की जो कला होगी क्या होगी, समान होगी। अर्थात जब कणों की कला जो है समान होगी तो वहाँ पर एक नए, अर्थात हर समय क्या होगा, एक नए तरंगाग्र क्या होगी, उत्पत्ति होती है। एक नए तरंगाग्र की उत्पत्ति होती है जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं। और जब वह बढ़ते जाते हैं तो आपका जो तरंगाग्र यहाँ से निकलती है वो एक नए तरंगाग्र की उत्पत्ति होती है। जो नए तरंगाग्र की आपकी उत्पत्ति होगी, अगर वो आपका पहले गोलीय है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, समतल में क्या होगा, परिवर्तित हो जाता है। अर्थात उसको हम लोग ये कह सकते हैं, अगर इस प्रकार से कोई आपका तरंगाग्र है गोलीय, इस प्रकार से अगर हम लोग दिखाएं प्रकाश स्रोत कोई आपका यहाँ पर है, इस प्रकार से संचरित हो रही है। अब ये जो प्रकाश स्रोत इस प्रकार से दिखाए गए, ये आगे चल करके आपको किस प्रकार से मिलेंगे, इस प्रकार से आपको मिलेंगे इस रूप में। इसका मतलब हुआ जो गोलीय था किसमें कब्जित हो गया, समतल। अर्थात हमेशा एक नए तरंगाग्र की उत्पत्ति क्या होगी, होती रहेगी। जैसे जैसे तरंगे उत्पन्न हो, जैसे तरंगे आगे बढ़ती जाएंगी तो वहाँ पर जो पृष्ठ खींचे जाएंगे उससे हमेशा एक नए तरंगाग्र की उत्पत्ति होगी। ये तो इसके तीसरे सिद्धांत, द्वितीय तरंगिकाओं के तीसरे सिद्धांत है। ये तो आपका इतना ही पूछा जाता है। सिद्धांत क्या थे, इसमें मुख्य रूप से जो टॉपिक अब है, मुख्य रूप से टॉपिक अब आएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो लगभग किसी न किसी वर्ष अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका उस पर न्यूमेरिकल डिपेंड, मैक्सिमम जो है थियरी उस पर डिपेंड करती है, उसकी थियरी पूछी जाती है। जैसे अभी अब तक हम लोग पढ़े थे प्रावर्तन और अपवर्तन। क्योंकि प्रावर्तन और अपवर्तन आपके 10th क्लास में भी है और आपका 12th में भी है, तो आप 12th में उस चीज़ को ना पूछ करके तो ये पूछा जाता है तरंग सिद्धांत के अनुसार या तरंग सिद्धांत की सहायता से प्रावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तरंग के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए या प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपका मुख्य रूप से टॉपिक ही है जो इम्पोर्टेंट है आपका, हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं
के सिद्धांत, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका फिगर, अगर आपको फिगर आप बना लेते हैं तो आपको उसमें जो डेरिवेशन आपको परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है उसे आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा फिगर के बारे में ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या लिया गया, इसमें कहा गया परावर्तन। ध्यान देंगे परावर्तन, तो परावर्तन के दो नियम थे। पहला क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण का आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। वही चीज यहाँ पर भी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें किया गया सबसे पहले एक आपका पृष्ठ लिया गया। ऐसा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ लिया गया। एक परावर्तक पृष्ठ आपका है एक्स वाई। ध्यान देंगे, एक परावर्तक पृष्ठ आपका क्या है, एक्स वाई। इस परावर्तक पृष्ठ पर एक तरंगाग्र इस प्रकार से दिखाया गया। ये आपका है ए बी तरंगाग्र है। एक्स वाई एक क्या है, परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी एक तरंगाग्र तिरछा आपतित है। अब तरंगाग्र होता क्या, हम लोग देखते हैं जब प्रकाश की किरणें तरंगे किसी भी माध्यम में संचरित होती है उसमें पृष्ठ खींचा जाता है। इसका मतलब है यदि आपकी मान लीजिए तरंगे इस प्रकार से सीधी होगी, ध्यान दीजिएगा एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन, और इस प्रकार से ठीक, ये आपकी तरंगे संचरित, इसमें पृष्ठ आपका खींचा गया। ए भी एक किसका कार्य कर रहा है, तरंगाग्र कर रहा है। अब तरंगाग्र का कार्य कर रहा है, ये भी है आपका इस प्रकार से आगे अगर आप बढ़ता है, मान लीजिए उसका वेग क्या है, भी वेग। ये तरंगाग्र जो है भी वेग से इस एक्स वाई पृष्ठ पर बढ़ता है, जाकर यहाँ पर टकराता है ए डैश पर। ए भी तरंगाग्र आगे बढ़ेगा, कहाँ पर आएगा, ए डैश पर। अब जब यहाँ पर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक अभिलंब हम लोग खींच सकते हैं। अभिलंब क्यों खींच रहे हैं, अभिलंब इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि आपकी आपतित किरण होगी, यहाँ से क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। इस प्रकार से मान लीजिए आपका परावर्तन होगा, इस किरण का तरंगाग्र का क्या होगा, परावर्तन होगा। हम लोग देखेंगे इसके बीच में जितनी भी तरंगे आएंगी, इस तरंगाग्र में जितनी भी तरंगे आएंगी वो सभी किसके बीच से होकर जाएंगी, ए डैश से। जैसे अगर देखेंगे थोड़ा सा इस प्रकार से अगर हम खींचे, इसमें से जो आएंगे ऐसे अगर आप जाते हैं कहाँ से होकर जा रहे हैं, देखो ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका ए डैश। जितनी भी तरंगे आपकी आएंगी सब इसी पर आकर के आपतित होंगी, और यहाँ से क्या होगी, इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब हुआ यदि यहाँ से यहाँ तक उसको चलने में टी सेकंड लगता है। कहाँ कितना सेकंड लगता है, टी सेकंड। और किस वेग से चल रहे हैं, भी वेग से चल रहे हैं, तो ए बी ए डैश इसके तो क्या होगा, भी इंटू टी हो जाएगा, भी इंटू टी। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें इसकी जो चाल होगी, अर्थात चाल भी है, समय टी सेकंड लगता है, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। अब फिर देखेंगे, अब जब यहाँ पर आकर आपतित हो रहा है, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब खींचेंगे, ठीक है, अभिलंब खींचेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं इसको यहाँ से यहाँ तक
कवर करने में जितना समय लगा, और जब ए इसको इधर आने में और इसको इस साइड में जाने में, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको यहाँ से यहाँ तक उतने ही समय में उतनी ही दूरी तय करें, क्योंकि ये भी क्या है, एक ही माध्यम में है, इसलिए उनका वेग भी क्या होगा, समान होगा। जितनी दूरी का आपका बी ए डैश है, बी ए डैश, उतनी दूरी से ए को केंद्र मान करके क्या करेंगे, चार्ज लगाएंगे। कितनी दूरी का लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कितनी दूरी का लगा रहे हैं, बी ए डैश, बी ए डैश दूरी का चाप ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मान करके, ए को केंद्र मान करके बी ए डैश दूरी का चाप ए को केंद्र मान करके लगाते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला देंगे, तो ये आपका हो गया बी डैश, ये आपका क्या मिल जाएगा, बी डैश। बी डैश हो गया आपका। अब देखिए, जो तरंगे इधर से आ रही थी, तरंगाग्र आपका आएगा, वो सभी कहाँ से होकर जाएंगे, इससे, जैसे हमने देखा, अगर इस प्रकार से आपकी तरंगे ऐसे आ रही थी, और अगर इस प्रकार से ये जाएंगी यहाँ से, और यहाँ पर क्या करें, जैसे पृष्ठ खींचेंगे, ये भी क्या होंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे सर, इस प्रकार से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये आपका जो है यहाँ पर ए बी क्या था, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र था, और आपका ए डैश बी डैश कैसा होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। ए बी कैसा, आपतित, ए डैश बी डैश कैसा होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। यह कोण आपका क्या होगा, आई, ठीक, और यह कोण आपका क्या होगा, आर। फिर देखेंगे, यह कोण आपका होगा आई, और यह कोण आपका क्या होगा, आर। तो हमको क्या चीज चाहिए, किसके नियम की व्याख्या करनी है, परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। जब हमको परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है, परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है, इसको हम लिखेंगे आई, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर। तो हमको परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है, हमको क्या चाहिए, आई की जो वैल्यू होगी, आर की वैल्यू क्या इक्वल हो, पहली कंडीशन। दूसरी वैल्यू क्या होगी, इस पर जो तरंगाग्र आपका खींचा गया है, तरंगाग्र खींचा गया जो आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ पर है, एक ही तल में स्थित। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो हमको दो त्रिभुज मिल रहे हैं, एक आपका ए बी ए डैश, दूसरा क्या होगा, ए डैश बी डैश, और दो त्रिभुज हमको मिल रहे हैं। अब इसका मतलब देखो, बी ए डैश हमने लिखा, बी ए डैश, बी ए डैश बराबर कितना, dt हो गया, और आपका ए बी डैश, ए बराबर कितना होगा, dt होगा। क्यों, क्योंकि ये उतने ही समय में क्या कर रहा है, उतनी ही दूरी चल रहा है, और वेग क्या है, दोनों तरफ समान है। तो यहाँ पर ए बी डैश बराबर dt और बी डैश बराबर कितना होगा, dt। पहले देखो ध्यान से, हमने क्या किया, सबसे पहले लिखेंगे, माना एक परावर्तक पृष्ठ एक्स वाई, माना एक परावर्तक पृष्ठ एक्स वाई, जिस पर ए बी तरंगाग्र तिरछा आपतित है, ए बी तरंगाग्र तिरछा आपतित है, आपतित है, और यह तरंगाग्र ही वेग से बढ़ता है, आई की तरफ बढ़ता है।
जब ए बी तरंगाग्र इस पर आपतित होगा तो वह एक्स वाई पृष्ठ की किस बिंदु पर, ए पर, और जब आगे जाकर के मिलेगा तो कहाँ पर मिलेगा, ए डैश पर। हमने और क्या किया, एक कंडीशन हो गई। हमने फिर क्या किया कि जो यहाँ से जितने भी तरंगाग्र आपके इससे गुजरेंगे वो सभी किससे आकर टकराएंगे, ए डैश। किससे आकर टकराएंगे, ए डैश से टकराएंगे। और टकराने के बाद जब परावर्तित होंगे, यहाँ से परावर्तन की घटना घटित होगी, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बी ए डैश, ये भी दूरी से, भी वेग से चल रहा है, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी सेकंड लगता है, तो बी ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, बी ए डैश की दूरी का चाप ए को केंद्र मान करके ए बी डैश लगाया गया, केंद्र मान करके ए बी डैश क्या किया, खींचा गया, ए बी डैश खींचा गया। अब बी डैश को क्या किया गया, ए डैश से मिलाया गया। तो जो तरंगाग्र इधर से आएगा कहाँ से होकर जाएगा, या तरंगाग्र में जितनी भी तरंगे ए आएंगी ये सभी किससे होकर जाएंगे, ए डैश और बी डैश से। इसलिए आपका ए डैश बी डैश क्या होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। हमको मिल गया आपतित तरंगाग्र और हमको मिल गया परावर्तित तरंगाग्र, दोनों चीज मिल गई। तो हम लोग इसकी सहायता से देखेंगे कि इसमें कोण क्या होंगे, क्या देखेंगे, आई और आर की वैल्यू इक्वल होगी उस चीज को, ठीक, ये आपका ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सोल्यूशन में। तो आपको फिगर पहले बनाना है, फिगर के बाद यही इतना आपको लिखना है। फिर हम लोग देखेंगे दो त्रिभुज हैं इसमें, त्रिभुज इसमें दो हैं। अब त्रिभुज दो में हम लोग देखेंगे इसमें क्या चीज रिलेशन आपका आ रहा है। जैसे यहाँ पर ए एंगल आपका 90, ए बी एंगल आपका क्या होगा 90। दोनों एंगल अगर आपके 90 हो गए, इसका मतलब है कि जो दोनों एंगल आपके बराबर हो जाएंगे तो हम लोग इसकी गणना क्या करेंगे, आसानी के साथ कर सकते हैं। देखेंगे दो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी ए डैश और त्रिभुज ए बी ए डैश। अब इसमें हम लोग क्या चीज देखेंगे एंगल ए बी 90 होगा आपका, एंगल ए बी ए डैश इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश, ये कितना है 90। ठीक, दूसरी चीज ए डैश दोनों में निष्ठ है, ध्यान दो, ए वाली दोनों का आधार क्या है, सेम, दोनों का आधार क्या है, सेम। और हम लोगों ने क्या देखा कि बी ए डैश बराबर किसके होगा, ए बी डैश के हम लोग पीछे लिख चुके हैं, तो इसकी वजह अगर हम लोग देखें ए सी बी कंडीशन इसमें हो रही हैं, ये चीज़ें इसमें हैं, क्या हमारा ए एंगल जो है, एंगल ए एंगल क्या इस एंगल के इक्वल है। ध्यान दोगे, हमें तीन कंडीशन लिखी, ए बी ए डैश इक्वल टू ए बी डैश ए डैश, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी ए बी भुजा दोनों में घनिष्ठ हो गई, यह भुजा जो है इस भुजा से। अब हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इस एंगल में देखोगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। इस प्रकार ए बी ए डैश, इसकी ए वाली भुजा जो है, इसके सामने का एंगल कौन सा है, ए। और इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, इसमें ए वाली जो भुजा है इसके सामने का एंगल है, और ए जो भुजा है, ए जो भुजा है आपकी, ए है आपकी ए बी और ए आपकी भुजा है बी। अब देखेंगे बी ए डैश बराबर किसके हैं, ए बी डैश के। ये हमको मिल चुका है, ध्यान देंगे इक्वल है, इसका मतलब हो गया इसके सामने का एंगल, इसके सामने का दोनों एंगल अगर ये भुजाएं बराबर है तो क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हम लोग लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू एंगल आर।
इसका मतलब होगा जो इंसिडेंट एंगल होगा, जो आपतन कोण होगा, वह परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के मान के बराबर। यही क्या है? परावर्तन का दूसरा नियम। ध्यान देंगे, अर्थात आपतन कोण बराबर क्या है? परावर्तन कोण। तो एक कंडीशन है, यदि परावर्तन का दूसरा नियम, यही परावर्तन का दूसरा नियम, यही परावर्तन का दूसरा नियम है। तो परावर्तन का दूसरा नियम हमको मिल गया। पहला नियम हम लोग हम लोग को पहला नियम दूसरा नियम मिल गया। पहले नियम के बारे में हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अब पहले नियम में आप लोग देखेंगे, इसमें क्या चीज दिया गया है कि अब देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में। पहले तो आप लोग यहाँ तक लिखेंगे, आई जो है आर के मान के बराबर है। तो आई आर के मान के बराबर है, इसका मतलब आपतन का परावर्तन के बराबर है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। एक तो सिद्ध हो गया। दूसरा हम लोग फिर लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित है। किसी को कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो इसका कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोग देखें हम लोगों ने क्या किया है। तो आपको डेरिवेशन पेपर में आता तो ये जरूर आपको करना है। लिखने के लिए 4-5 लाइन आप लोग इस प्रकार से इससे पहले बताएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग परीक्षा में पूछा गया है। देखेंगे हम लोगों ने क्या किया, दो त्रिभुज लिया, दोनों त्रिभुज की सहायता से हम लोग बता सकते हैं त्रिभुज कैसे होंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज, या प्रसाद हो जाएगा। दोनों को सर्वांगसम अर्थात इसके दो एंगल, एक एंगल दो भुजाएं क्या है? बराबर है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का प्रयोग किया सकते हैं। दो साइड है और एक क्या है? एंगल इक्वल है, तो इससे त्रिभुज कैसा होगा? सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम है, इसमें हम लोग देखिए जब बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए जब भुजाएं बराबर है, कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आई बराबर आर अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर। सेकेंड आपका है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है, अपवर्तन के नियम की व्याख्या। पहला क्या था? परावर्तन के नियम की व्याख्या। दूसरा क्या है? अपवर्तन के नियम। थोड़ा सा केवल डिफरेंस है। अब इसमें क्या कहा गया? अपवर्तन के नियम की व्याख्या। उसमें हमने कैसा पृष्ठ लिया? उसमें हमने जो है जो पृष्ठ लिया था वो आपका परावर्तक पृष्ठ था। इसमें जो हम लोग पृष्ठ लेंगे वो कैसा हम लोग लेंगे? इसमें हम लोग जो पृष्ठ लेंगे वो आपका अपवर्तक पृष्ठ होगा। सेम चीज वैसे लिखेंगे। माना एक अपवर्तक पृष्ठ हमने क्या लिया? एक अपवर्तक पृष्ठ पहले हमने लिया इस प्रकार से एक्स वाई। एक अपवर्तक पृष्ठ हमने क्या लिया? एक्स वाई। एक अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई। अब एक अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई लिया गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें उसी प्रकार से सेम एक हमने क्या किया? तरंगाग्र यहाँ पर इंसिडेंट किया। आपतित तरंगाग्र आपका क्या है? ए बी। एक आपका तरंगाग्र ए बी आपतित है। फिर उसी प्रकार से जो रेज आपकी होंगी, ध्यान देंगे एक कितने अंकों वाले? 90। ठीक, इस प्रकार एक एयर होंगे आपके, आप कह रहे होंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये आपका अभिलंब हो गया नॉर्मल। अब यहाँ से अभिलंब आपका ये हो गया पहला मानदंड, मीडियम फर्स्ट, और हो गया आपका
मीडियम सेटिंग। इसमें मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है ये पहला माध्यम मान लीजिए आपका विरल माध्यम है, दूसरा माध्यम कैसा है सघन। लिख सकते हैं पहला कैसा आपका विरल, दूसरा कैसा है सघन। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होगी विचलित हो जाती है। इस प्रकार से मान लीजिए इसका विचलन, ठीक। जो यहाँ पर आकर के तरंगाग आगे आएगा वो मान लीजिए पॉइंट आपका क्या है ए डैश है। तरंगाग जो आपका चलेगा पहले वाले माध्यम में उसका वेग हमने क्या माना v1 माना। v1 वेग से ये तरंगाग आगे की तरफ आता है और यस एक्स वाई जो आपका अपवर्तक पृष्ठ है इसके ए डैश पर इन आकर के टकराता है और जब टकराएगा तो बी ए डैश तो मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है t सेकंड लगता है। तो बी ए डैश ध्यान दीजिए यहीं से बी ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 t। अब जब यहाँ से आकर के टकराएगा फिर यहाँ से अपवर्तन होगा, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अभिलंब आपका खींच दिया गया। अब देखेंगे जब यहाँ से अपवर्तन होगा, जब यहाँ से आपका अपवर्तन होगा अब जितने भी आपकी ये रेज इसमें से आएंगे वो कहाँ से होकर जाएंगे ए डैश से होकर जाएंगे। जब ए डैश से होकर जाएंगे ये तो आपका आपतित तरंगाग, परावर्तित तरंगाग कहाँ से होगा। अब देखेंगे जो तरंग आपकी चल रही है यदि t सेकेंड में बी ए डैश दूरी तय कर रही है पहले माध्यम में जो कि आपका विरल माध्यम है, और जब सघन माध्यम में चलेंगे क्या उतनी ही दूरी कवर करेंगी नहीं करेंगे। कहने का मतलब उसका वेग क्या होगा चेंज हो जाएगा, उसका वेग क्या होगा घट जाएगा। और जब वेग घट जाएगा तो इसका मतलब क्या होगी कम दूरियां तय करेंगी। जब कम दूरी तय करेगी तो इसका मतलब जो बी ए डैश है उससे कम दूरी का यहाँ पर क्या करेंगे चाप लगाएंगे। इस प्रकार किसको केंद्र मान करके ए को केंद्र मान करके क्या करेंगे चाप लगाएंगे। चाप लगाएंगे फिर इसको क्या करेंगे इससे मिला देंगे। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t ही सेकेंड लगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दूरी चलने में बी ए डैश बराबर कितना था v1 t था। अब अगर ए बी डैश बराबर हम निकालते हैं ए बी डैश बराबर कितना हो जाएगा v2 t। इसका मतलब t सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया, लेकिन दूसरे माध्यम में यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर तय करता है तो उसको कुछ कम दूरी तय करेगा क्योंकि माध्यम ने क्या माना सघन माध्यम। ये माध्यम क्या माना गया है विरल माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण चलते हैं उनका वेग घट जाता है, वेग घटेगा तो कम दूरी तय करेंगे। अगर बी डैश से कम दूरी पर एक चाप लगाएंगे ए बी डैश और इसको इससे लगा के मिला देंगे। ये आपका बन गया। इसमें हम लोग देखे फिगर में ए बी आपतित तरंगाग और ए डैश बी डैश कैसा होगा परावर्तित तरंगाग। कैसा तरंगाग्र होगा परावर्तित तरंगाग्र होगा ए डैश बी डैश। अब इसका देखेंगे इधर से जो भी रेज आएंगी वो सभी इसी के अंदर से होकर के जाएंगी। तो ये आपका बन गया आपतित और बन गया आपका परावर्तित। इस एंगल को हम लोग क्या लिखेंगे आई और इस एंगल को क्या लिखेंगे आर। अब देखिए अपवर्तन के नियम के कितने नियम हैं दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम लिखते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर एन या n2 बटे n1 या इसी को लिखा जाता है v1 बटे v2। वेग के बटा पहले माध्यम में सबका वेग क्या होगा v1 होगा जो कि कांस्टेंट होगा और दूसरे माध्यम में जो किरणें चलेंगे उनका वेग क्या होगा v2 होगा, भी क्या होगा कांस्टेंट होगा नियत होगा। तो हम लोगों को फिर इसमें दो आपको त्रिभुज मिल गए। तो आपने फिगर को पहले समझ लिया, फिगर को समझने के बाद ही फिगर में पहले हमने क्या खींचा एक्स वाई एक अपवर्तक पृष्ठ खींचा, ए बी तरंगाग्र तिरछा आपतित हो रहा है
इस पर जो कीड़े आपके आएंगे, तरंगे आएंगी, वो ए बी तरंगाग्र से होकर के चलेंगी। जो तरंगाग्र आपका आगे की तरफ बढ़ेगा, जिसमें तरंगे चल रही हैं, उनका वेग क्या है पहले माध्यम में v। तो एक्स वाई के ए डैश पर आकर के टकरा, आगे जो बढ़ेंगे, पहले कहाँ पर टकरा तरंगाग्र ए पर, फिर ए डैश पर आगे आएगा। तो अब बी ए डैश बराबर क्या होगा आपका v1t, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगा, t सेकेंड लगा। दूसरा, फिर अब जब दूसरे माध्यम में तरंगे यहाँ से बाहर में अपवर्तित हुई, तो यह बी ए डैश जितनी दूरी तय करेगी, दूसरा उतनी दूरी नहीं, तो इससे कम दूरी का हमने क्या किया, चाप लगाया ए बी डैश। ए बी डैश को चाप लगाने के बाद ए डैश बी डैश को क्या किया गया, मिलाया गया। ए डैश बी डैश को मिलाया गया तो आपका हो गया परावर्तित तरंगाग्र और ये हो गया आपका आपतित तरंगाग्र। कुछ भी क्लियर हो गया। पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, पहले माध्यम में चाल v1, दूसरे से माध्यम में चाल v2। समय क्या हमें दिखाया गया, सेम दिखाया गया। फिर अब देखेंगे, अब आप देखेंगे इसमें हम लोग डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे। तो डेरिवेशन आपका छोटा सा डेरिवेशन है, तो आपको फिगर बनाना, बस इतना लिखना है। अब देखेंगे दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज आपका है त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश में। अब देखेंगे यह आपका कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें एक एंगल है, हम लोग लिखते हैं साइन आई, साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कौन सा होगा, लंब इसमें आपका ए होगा, कर्ण इसमें आपका ए होगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या आपकी लंब है। ये आपका क्या होगा, बी ए डैश बटे कितना होगा, ए ए डैश। त्रिभुज ए बी ए डैश में हमने देखा ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश में देखा गया, तो आपको मिला साइन आई, साइन आई बराबर आपको मिला बी ए डैश बटे क्या मिल गया हमको, ए ए डैश। दूसरा त्रिभुज हमारा है ए ए डैश बी, ए डैश बी डैश में, इसमें देखेंगे तो आपको क्या चीज मिलेगा, साइन आर, ये आर, तो इसके सामने लंब हो गया ए बी डैश, कार्ड कितना हो जाएगा, ए ए डैश, दो आपको मिलेगा। अब पहला इक्वेशन और ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे, पहले में दूसरे का डिवाइडेशन करेंगे। तो डिवाइडेशन करोगे, फर्स्ट में किसका डिवाइडेशन कर रहे हैं, सेकेंड। तो आपका होगा साइन आई बटे साइन आर बराबर बी ए डैश बटे ए ए डैश बटे ए बी डैश बटे ए ए डैश। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बराबर क्या हुआ, बी ए डैश बटे ए बी डैश बटे साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू बी ए डैश की वैल्यू हमने क्या की, v1t, ए बी डैश v2t, t से t कैंसिल हो गया, तो t से t कैंसिल आपका हो जाएगा क्या होता है आपका v1 बटे क्या हो जाएगा, v1 बटे v2 ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, नियत होगा, क्योंकि पहले माध्यम में वेग और दूसरे माध्यम में हमेशा वेग क्या होगा, समान होगा। जो समान होगा तो हमको स्नेल के नियम से क्या बताया गया, स्नेल का नियम ये था कि आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय क्या होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, और नियत हमको मिल गया v1/v2। ये दोनों राशियाँ कैसी हैं, कांस्टेंट है, इसलिए इनका रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्या है, यही अपवर्तन का दूसरा नियम, यही अपवर्तन का दूसरा नियम, ठीक। अर्थात हमको मिला अपवर्तन का दूसरा नियम हमको मिल गया, नीचे लिखेंगे यही अपवर्तन का दूसरा नियम
पहला नियम क्या है? पहला नियम फिर आपको वही लिखना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। तो आपने देखा परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम। तो ये आपके थे दो टॉपिक जिसमें आपने देखा कि हम लोग परावर्तन के नियम की व्याख्या और अपवर्तन के नियम की व्याख्या हाइगेंस के नियम से हम लोग दे सकते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम एग्जामों में किसी ना किसी सेट में अवश्य पूछे गए। अगर वो जो सेट बनते हैं 4-5 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में यह क्वेश्चन अवश्य रहता है। इस दोनों में से चाहे अपवर्तन के नियम की व्याख्या चाहे वो परावर्तन के नियम की व्याख्या दिया इसलिए जाता है क्योंकि आप लोग परावर्तन और अपवर्तन को 10th क्लास में पढ़ चुके हैं केवल नियम को, लेकिन यहाँ पर आपका हाइगेंस की थ्योरी की सहायता से बताना है कि आपके दो हैं परावर्तन और अपवर्तन। अच्छे से इसको स्टडी कीजिए। कहाँ जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, हम उसको देखेंगे, आपको बताएंगे। ओके।